हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम लक्ष्मीकांत बुक का सार लेके आ रहे हैं, जिसमें से हम उसके जो इम्पोर्टेंट्स नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और साथ ही साथ में उसकी उसी पुस्तक की ये सारी नोट्स होंगी जिसको हम रीड करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि पीसीएस के लिए भी और आरओ के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए, और डेली आपको एक एक चैप्टर का जो है सार या समरी दी जाएगी लक्ष्मीकांत का, जिससे आप बाद में अगर बुक भी पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही इजी वे से आप पढ़ सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है इस पुस्तक में। तो ये मेरी हैंड रिटन नोट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सभी और देखते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो सर्वप्रथम संविधान की प्रस्तावना और सर्वप्रथम संविधान भी कहाँ पे बना था, तो ये लिखित संविधान सर्वप्रथम जो है अमेरिका का संविधान सर्वप्रथम लिखित संविधान है। और वैसे ब्रिटेन का भी संविधान है, लेकिन वो अलिखित है, वो लिखा नहीं गया है। लेकिन हमारे भारत के जितना अमेरिका भी संविधान विस्तृत नहीं है। हमारे भारत में जिस तरह से 395 अनुच्छेद जो है, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं, उस हिसाब से जो है वहाँ का संविधान बहुत ही लघु संविधान है, और हमारा संविधान सबसे विस्तृत संविधान है। तो हम देखेंगे सर्वप्रथम संविधान की प्रस्तावना। तो सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। सबसे पहले किस संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, तो जो है अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम संविधान की प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। और इसीलिए जो है प्रस्तावना संविधान के परिचय पत्र की भूमिका जो है निभाता है। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो सबसे पहले हम मूवी आने से पहले भी हम लोग ट्रेलर देख लेते हैं कि जो है मूवी, तो उसके बारे में हमको पता चल जाता है कि मूवी कैसी है। तो इसी तरह से जो ये संविधान की प्रस्तावना है, तो हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, तब उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे संविधान में क्या क्या दिया गया है। तो एक तरह से ये जो है संविधान जो है प्रस्तावना संविधान के परिचय पत्र या भूमिका है। तो इसको बहुत सारे विशेषज्ञ ने इसकी व्याख्या भी की है अपने शब्दों में। जैसे कि N.A. पालकीवाला ने कहा है प्रस्तावना के बारे में कि संविधान का परिचय पत्र है, वो परिचय पत्र है। तो आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि इसमें केवल एक बार जो है संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1946 में एक बार जो है अभी तक संविधान संशोधन ही किया गया है, जिसमें जो है पहली बार 3 मूल भाषा को जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था, जिसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और या पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, और अखंडता। ये तीनों शब्द को जो है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। हम कुछ जो है प्रस्तावना के तत्व के बारे में देखेंगे। तो संविधान के अधिकार का स्रोत किसमें है, तो इसमें जो है संविधान भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है। तो इसका सोर्स कहाँ से हो गया, तो ये भारत के लोगों के द्वारा हो गया। उसके बाद भारत की प्रकृति क्या है, तो ये भारत की प्रकृति यह है कि संविधान में क्या दिया गया है कि संविधान जो है, भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणतंत्रात्मक जो है राजतंत्र वाला देश है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, संविधान के उद्देश्य हैं कि न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना सभी को, समता और बंधुत्व जो है संविधान के उद्देश्य हैं। और इसको जो है लागू क्योंकि तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था पूर्णतः। लेकिन इसको जो है अपनाया कब गया था, तो इसको अपनाया गया था
26 नवंबर 1949 को उसको अपनाया गया था और पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो और देखेंगे इसके इसके जो है जो शब्द हैं, संप्रभुता है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक, इन सब शब्दों का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या दिया हुआ है संविधान में, उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि ये जो शब्द हैं इसका प्रीलिम्स में और मेंस में तो खैर लिखने के लिए आएगा तो आपको डिटेल लिखना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स में भी इस तरह से इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं कि भारत कैसा देश है। इसमें जो है सीक्वेंस वाइज भी लगाने के लिए दे देता है कि सबसे पहले भारत में क्या लिखा गया है, भारत एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो उस हिसाब से आपको ये जो है सीक्वेंस वाइज आपको देखना होगा। तो संप्रभुता का अर्थ है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। मतलब भारत जो है अपने सभी निर्णय खुद ले सकता है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। वह जो है अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए स्वतंत्र है। वो जैसे कि पहले भारत जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय पे जो है सारी गतिविधियाँ अंग्रेज़ों द्वारा की जाती थी, वही सब मामले देखते थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद और जब हमारा संविधान बना तब जो है इसीलिए संप्रभु रखा गया, जिससे यह निश्चित किया गया कि हमारा जो है देश आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो इसका मतलब संप्रभुता का मतलब यही होता है। और नेक्स्ट जो है शब्द के बारे में देखेंगे क्या है, समाजवादी। तो समाजवादी का अर्थ होता है कि भारतीय समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का जो है राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है क्या है, तो गरीबी को कम करना, बीमारी को कम करना, सभी को अवसर की समानता प्रदान करना, तो जो है इसका उद्देश्य है। समाजवाद का अर्थ ये होता है कि इसमें जो है समाज के कल्याण पे ध्यान दिया जाता है, समाज के कल्याण पे ध्यान दिया जाता है। और हमारे यहाँ जैसे कि लोकतांत्रिक समाजवाद है तो वही है कि लोगों का जो है इसमें मेन इस महत्व है कि लोगों का शासन, जैसे कि स्टार्टिंग में दिया गया हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र लोकतांत्र में गणतंत्र बनाने की जो है घोषणा करते हैं। तो ये हो गया। और नेक्स्ट शब्द है कि धर्मनिरपेक्ष क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष जो है ये शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जिसका तात्पर्य है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है बल्कि सभी धर्म समान है। मतलब कि भारत जो है राज्य जो है भारत को राज्य कहा जाता है, तो उसमें ये किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं है, सभी धर्म उनके जो है राज्य के लिए बराबर है। एक धर्म के लिए जो है कोई ऐसी कार्यविधि नहीं की जाएगी जिससे जो है दूसरे धर्म को क्या बोलते हैं उनकी उपेक्षा लगे कि ये हमारा धर्म है, हमारे धर्म नीचा दिखाया जा रहा है या कुछ ऐसा। तो इस तरह से धर्मनिरपेक्ष है हमारा राज्य, जिसमें से सभी धर्म को समान बताया गया है। तो संविधान में इसका अर्थ यही होता है। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक, इसका अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति जो है जनता के हाथ में है। सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में है, तो जनता के हाथ में है। तो यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे कि हम लोग सांसद विधायक को चुनते हैं, तो सांसद विधायक के थ्रू ही हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो हमारे यहाँ जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, क्योंकि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इसी को जो है प्रतिनिधित्व जो है लोकतंत्र कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक का अर्थ यही होता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है, वो चुनाव के थ्रू जो है जिसको चाहे उसकी सरकार बना करके अपने हितों के संरक्षण को ध्यान देती हुए या अपने मनपसंद जो है प्रतिनिधि का चुनाव कर सकती है। नेक्स्ट है कि गणतंत्र का अर्थ क्या है, तो गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख जो होता है, जैसे कि भारत का प्रमुख कौन है, तो भारत का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति क्या है,
राष्ट्रपति का जो है चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, वह जो है सीधे नहीं आता है कि जैसे कि ब्रिटेन में है कि वहाँ पे वंशानुगत जो है कि राजा बनाए जाते हैं, उस तरह से भारत में नहीं है। यहाँ पर चुनाव के थ्रू ही गणतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। इसीलिए भारत जो है गणतंत्र देश है, क्योंकि यहाँ के प्रमुख का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से ही, लेकिन इससे चुनाव होता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है कि न्याय 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय हमारे प्रस्तावना में दिए गए हैं, जिसमें से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है, तो इसे 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है और इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है, जिसमें से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, खासकर जो आर्थिक और सामाजिक है उसमें DPSP लोकतांत्रिक नीति निर्देशक तत्व के थ्रू जो है राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वो लोकतांत्रिक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करे, जिसमें सभी के लिए उपयुक्त रूप से नीतियाँ हों और उनके लिए जो है नियम बनाए जाएं। और इसमें स्वतंत्रता कितनी प्रकार की दी गई हैं भारत की प्रस्तावना में, तो इसमें जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। तो लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रुकावट, रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना स्वतंत्रता का अर्थ होता है। और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से जो है, कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1789 से 1799 से लिया गया है। और इसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। क्षमता क्या है? तो समता जो है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध हैं। मतलब सभी को एक तरह से अधिकार दिए जाएंगे, किसी को विशेषाधिकार नहीं प्रदान किया जाएगा जिससे कि दूसरे की जो है अधिकार का हनन हो, क्योंकि जब एक व्यक्ति को विशेष अधिकार मिल जाएगा दूसरे को नहीं मिलेगा तो वंचित रह जाएगा। इसलिए जो है समता दिया गया। समता और समानता में अंतर होता है। समता जो होता है वो जो है नीड के हिसाब से दिया जाता है कि जिसको मतलब ज़रूरत के हिसाब से होता है, और समानता जो है सभी के लिए होता है। तो समानता सभी के लिए होता है जिसमें सभी का बराबर का हक होता है। लेकिन समता में ऐसे लोग भी हैं जो कि पिछड़े रह गए हैं, जैसे कि SC और ST जो है जातियाँ, अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियाँ रह गई, पीछे रह गई। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हम जैसे कि कुछ उनको रिजर्वेशन देते हैं तो उसके थ्रू आगे बढ़ सकें। तो इसका अर्थ होता है, समता का अर्थ यही होता है। और जो समानता हो तो सबके लिए बराबर होता है। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। तो विधि की समक्ष क्षमता किस आर्टिकल में है? तो ये जो है आर्टिकल 14 में है। धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, ये आर्टिकल 15 में है। लोक नियोजन विषय में अवसर की समता, ये आर्टिकल 16 में है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में दिया गया है। तो ये सभी आर्टिकल रहे। और बंधुत्व के बारे में हम देखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। तो बंधुत्व का अर्थ होता है कि भाईचारे की भावना को बना के रखना। संविधान एकल नागरिकता की एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे उनको प्रोत्साहित करता है। साथ ही मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है? तो मौलिक कर्तव्य को जो है मूल संविधान में नहीं रखा गया था।
बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको स्वर्ण सिंह समिति एक बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति, उसके द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसको किस आर्टिकल में रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को आर्टिकल 51A में रखा गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मौलिक कर्तव्य रशिया से, जो इस समय रूस है, उस समय जो है सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ से इसको लिया गया है। और ये जो है भारतीय नागरिक को यह कर्तव्य देता है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। क्या करेगा? बंधुत्व के बारे में दिया गया है। तो ये सभी इसके अर्थ रहे, जो भी प्रस्तावना में शब्द दिए गए हैं उसके सभी का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि समता क्या है, बंधुत्व क्या है। अब आगे देखेंगे प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। तो जिसमें कि धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक और मौलिक मूल्यों का आधार है, जो हमारे संविधान का एक आधार माना गया है। इसमें से बहुत सारे जो है लेखकों ने स्टेटमेंट दिया है, अपने अपने विशेषज्ञों ने अपने स्टेटमेंट दिया है संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो उसको देखेंगे कि सर अल्लादी कृष्णा स्वामी ने क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्योंकि है तो छोटा ही संविधान की प्रस्तावना, लेकिन इसमें जो है इतने छोटे से ही उसमें आपको पूरे संविधान के बारे में पता चल जाता है। आप प्रस्तावना के थ्रू आप पूरे संविधान के बारे में आप गो थ्रू हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्योंकि ये तो छोटा है, लेकिन ये हमारे जो दीर्घकालिक सपने हैं उसको बड़ा बनाता है। कौन? प्रस्तावना। तो इसके बारे में सर अल्लादी कृष्ण स्वामी ने कहा है। और इसमें से बहुत सारे जैसे वाद भी आए हैं कि संविधान जो है, संविधान का प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है कि नहीं, और इसका भाग कब माना गया, और भाग माना भी जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है, इसके बारे में। तो संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, तो बेरूबाड़ी संघ मामले 1960 में इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सर्वप्रथम कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जो है केशवानंद भारती मामले में, जो कि 1973 है, जिसको टाइगर केस भी कहा जाता है। टाइगर केस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था भारत में, वो भी जो है बाघ संरक्षण जो है कब चलाया गया था, तो 1973 में ही चलाया गया था। तो इसको याद रह सके इसलिए जो है केशवानंद भारती केस को टाइगर केस भी कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा उच्चतम न्यायालय ने, इसमें कहा कि जो अपना पूर्व निर्णय उन्होंने, मतलब उच्चतम न्यायालय ने दिया था कि बेरूबाड़ी केस में कि ये जो है प्रस्तावना का भाग नहीं है संविधान, उसमें ये अपनी पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया इन्होंने, और कहा कि प्रस्तावना को कि संविधान का यह भाग है। और इसी में जो है बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी दिया। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का मतलब ये होता है, इसमें ये कहा गया कि जो संविधान की मूल चीज़ें हैं, जो भी संविधान की मूल भावना है, संविधान की मूल भावना, उसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता। मूल भावना को चेंज नहीं किया जा सकता।
मूल भावना को चेंज नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद इसमें पूछा गया कि मूल भावना है कौन सा, है क्या। जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया केशवानंद भारती केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा, तो ये पूछा गया कि मूल भावना क्या है संसद के द्वारा। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने जवाब यह दिया कि मूल भावना जो है इसका निर्णय अभी हम नहीं देंगे, इसका निर्णय समय समय पर दिया जाएगा। जैसे मान लो कोई प्रस्ताव होता है या कोई किसी, जैसे कि संविधान संशोधन के लिए कोई बिल पेश होता है या कोई एक्ट आता है बन के, मान लो बन भी जाता है, तो उसके बाद उसमें से या आने पर भी ये बताए, ये सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा कि कौन क्या जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और क्या नहीं आता है। तो इसको जो है पूरी तरह से इसकी व्याख्या नहीं दी गई है, लेकिन कुछ भावना, कुछ शब्द हैं, कुछ मूल स्ट्रक्चर है संविधान का जिसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता और उसी को बेसिक स्ट्रक्चर का भाग माना गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है आधारभूत ढांचा ये है और इसको बदला नहीं जा सकता। जैसे कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है, तो उसको जो है उसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं कि यह नागरिकों का जो है राज्यों के विरुद्ध अधिकार है। तो और मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, और ये जो चीज़ें हैं तो इसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में जो रखा गया। जैसे कि कुछ स्वतंत्र बॉडी भी हैं हमारे यहाँ, जैसे कि निर्वाचन आयोग हो गया और क्या बोलते हैं CAG हो गया। तो ये सारे पद भी चेंज नहीं होंगे कि आप इसको सोचें कि आप संविधान संशोधन के थ्रू जो है चेंज कर सकते हैं, तो ये नहीं चेंज कर सकते हैं। तो यही सब जो है आधारभूत ढांचे के रूप में विस्तृत मतलब इसको बताया गया। लेकिन पूर्णतः जो है इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में इसमें कहा गया है कि हम समय समय पर बताएंगे आपको, जो है आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, जब आप हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम बताते रहेंगे। तो यही था केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया। तो आज हम जो है प्रस्तावना के बारे में देखें और इसके जो इम्पोर्टेंट मूल बातें थी उसका अर्थ और उसके बारे में हम लोगों ने देखा और जाना। तो आपको अगर ये सीरीज पसंद आएगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप इससे जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि जो है अभी एग्ज़ाम सारे लगे ही हुए हैं और ये जो है आपको बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत की ये सारी जो मैंने नोट्स बनाई लक्ष्मीकांत के ही हैं और इम्पॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें से ये नोट्स बना हुआ है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत करिएगा कि कहाँ से है, कहाँ से, ऐसा नहीं है। इसमें शॉर्ट नोट है, तो ये शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही आपको ये बताया जा रहा है। तो आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हम कंटिन्यू इसको करेंगे। तो थैंक यू सो मच।